आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और रिसोर्सेज को सबसे पहले समझते हैं कि रिसोर्सेज होता क्या है। रिसोर्सेज में यहाँ डिफाइन किया गया है टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। पहले हम लोग नॉर्मल सा रिसोर्स का मीनिंग पहले देख लेते हैं। रिसोर्स मतलब होता है संसाधन। ओके, रिसोर्स हम किस चीज़ को कहते हैं? जो कि ह्यूमन के कामों को ईजियर बना दें। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए विच कैन सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स। ठीक है, रिसोर्सेज किसको कहते हैं? जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो ये तो हमारा रिसोर्सेज हो गया। लेकिन अगर उसको डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर टर्म दिया गया है टेक्नोलॉजिकली असेसिबल हो। जैसे कि आयरन ओर को हम लोग क्या करते हैं? असेस करते हैं, आयरन ओर को हम लोग निकालते हैं, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको हम ऑब्टेंड कर सकें, तो ये हो गया टेक्नोलॉजिकली असेसेबल। सॉरी, दूसरा है हमारा इकोनॉमिकली फीजिबल। अब देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। अगर मान लेते हैं कि आयरन ओर को निकालने के क्रम में हम थोड़े से आयरन ओर को निकालने में अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दें तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा। ठीक है, इकोनॉमिकली फीजिबल कहने का मतलब है कि मतलब कम अमाउंट में हम ईजिली उस चीज़ को गेन कर पाएँ। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल कहने का मतलब है कि अगर हम गोल्ड के बारे में बात करें तो वो कल्चर के द्वारा एक्सेप्ट किया जा चुका है कि वो एक रिसोर्स है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कोई भी पत्थर को हम रिसोर्स क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हम किसी भी पत्थर को हम नॉर्मली मैं पत्थर की बात कर रहा हूँ, सारे पत्थर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया कल्चरली एक्सेप्टेबल। चैप्टर का हमारा नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है ना वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है? तो अगर हमारा रिसोर्सेज ठीक ठाक है और हम उस रिसोर्सेज को नॉर्मली अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे, इकोनॉमिकली फीजिबल भी हो, टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल भी हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो, तो हमारा डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। तो इसलिए रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट करके यहाँ पर टॉपिक दिया गया है। ठीक है, आगे की ओर अगर हम बात करें तो दिया गया ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो जो मैं अभी कहना चाह रहा था कि रिसोर्सेज के माध्यम से डेवलपमेंट होता है, उसी चीज़ को यहाँ पर कहा जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से नेचर के साथ इंटरेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग, और क्या करता है? क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया गया फिजिकल इन्वायरमेंट, यहाँ पर फिजिकल इन्वायरमेंट है या फिर कहें कि नेचर। ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रहा है और फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि अभी हम लोग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, वो यही है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ह्यूमन बीइंग फिजिकल इन्वायरमेंट या फिर नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है बाई टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग मेनली बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पर होगा, इस चीज़ को हम लोग पहले समझ लेते हैं और फिर उसको क्लासिफाई करेंगे एक एक करके। यहाँ दिया गया है पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब कि बायोटिक्स एंड अबायोटिक्स, इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब ख़त्म होगा कोई वैसा रिसोर्सेज जो ख़त्म हो जाएगा, कोई वैसा रिसोर्सेज जो ख़त्म नहीं होगा, कितना भी आप उसको यूज़ कर लीजिए, तो उसके बेसिस पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब मालिकाना अधिकार के आधार पर, किस बेसिस पर मालिकाना अधिकार
के बेसिस पर अगर हम इसको बांटें तो क्या क्या है, इंडिविजुअल, मतलब कि मान लेते हैं कोई अगर पेन आपके पास है तो वो आपका इंडिविजुअल उस पर अधिकार है। अगर हम कम्युनिटी के बारे में बात करें तो एक पार्क आप ले लीजिए, पार्क क्या है, कम्युनिटी बेस्ड क्या है, रिसोर्स है। नेशनल रिसोर्स, जितना भी रिसोर्स नेशन के अंतर्गत आता है उसको हम लोग नेशनल रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। और इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स को भी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि जो एक मतलब जैसे मान लेते हैं ये हमारा कंट्री है जो साउदर्न पार्ट है, तो इसके कुछ डिस्टेंस तक, ठीक है, कुछ नॉटिकल माइल्स तक हम लोगों का या फिर कंट्री का अधिकार होता है, और इससे दूर अगर चले जाइएगा तो उसका अधिकार उस पर नहीं होता। ओशियन एरियाज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये एरिया जो है वहाँ पर इंटरनेशनल, मतलब वहाँ पर ओनरशिप किसका होता है, इंटरनेशनल यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार होता है। तो उस चीज़ को हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि पोटेंशियल हो गया, डेवलप्ड हो गया, यहाँ स्टॉक हो जाएगा एंड रिजर्व्स हो जाएगा। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। सबसे पहले रिसोर्स में क्या नेचुरल हो गया और ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किया गया रिसोर्स। अब नेचुरल में भी रिन्यूएबल हो गया और दूसरा क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल को क्लासिफाई किया गया कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि रिन्यूएबल को किस तरीके से कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल में डिवाइड किया गया, और फिर बायोलॉजिकल को भी नेचुरल में क्या हो गया, वेजिटेशन, और दूसरा हो गया वाइल्ड लाइफ हो गया। तो इस बेसिस पर कर दिया गया। और नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल हो गया, ठीक है। जिसको रिसाइकल कर सकते हैं वो रिसाइक्लेबल हो गया, और दूसरा हो गया जिसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया रिसोर्सेज, तो स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हो गया, क्वांटिटी एंड क्वालिटी हो गया, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में आगे की ओर बढ़ेंगे। मैंने इसको एक चार्ट के माध्यम से क्लासिफाई कर दिया यहाँ पर, जो कि आप इजीली समझ पाएँ, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा आता है टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पे हमने वहाँ देखा था क्या, ऑरिजिन के बेसिस पे हमने देखा था क्या, बायोटिक्स और अबायोटिक्स के मतलब दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया था। बायोटिक्स मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और अबायोटिक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर दिया गया लिविंग थिंग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के द्वारा, जो बायोस्फीयर मतलब जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता हूँ, एंड हैव लाइफ इज कॉल्ड बायोटिक्स। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ह्यूमन बींग भी तो एक क्या है, एक रिसोर्स ही है, ठीक है। हालांकि जो हम लोग पहले डेफिनेशन देखे थे उसमें हम लोग बात किए थे रिसोर्स के बारे में क्या, कि एवरीथिंग विच सेटिस्फाइड आवर नीड्स, ह्यूमन बींग्स के नीड को जो सेटिस्फाई करे। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो क्या, रिसोर्सेज। तो ये भी तो नेचर के द्वारा एक बनाया गया रिसोर्स ही है ना, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। और उसके बाद अगर देखें तो फिशरीज, लाइव स्टॉक, तो ये सब क्या है, ये सब भी एक रिसोर्स है। अब मान लेते हैं फिशिंग हम करते हैं, तो फिशिंग करने के माध्यम से वो नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक रिसोर्स है, और उससे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हम उसी पर डिपेंड, मतलब अगर हम फिशरमैन हैं तो जाहिर सी बात है कंप्लीटली मेरा डेवलपमेंट फिशिंग पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हो गया बायोटिक्स, ठीक है, बायोटिक्स रिसोर्स। अब अगर अबायोटिक्स के बारे में बात करें तो थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक्स, मतलब जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आता हो, जैसे कि रॉक्स हो गया, सॉइल हो गया एंड मेटल्स हो गया। ये सब क्या हो गया, जैसे कि अभी आयरन ओर के बारे में बात किए, अगर हम बात करें गोल्ड के बारे में बात किए, तो ये सब क्या है, अबायोटिक रिसोर्स है, लेकिन हम लोग उसका भी यूटिलाइज करते हैं। हालांकि वो क्या, जैसे अगर हम रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो वो हम लोग देखे थे कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो ये सब बस होना चाहिए, ठीक है। और ये रॉक्स के बारे में बात किए, सॉइल के बारे में बात की और मेटल्स के बारे में बात की, तो वो क्या है, अबायोटिक्स है, ठीक है।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये चीज़ आप समझ पाए होंगे, आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर बायोटिक्स के बारे में बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं लिविंग थिंग्स, और यहाँ मैंने लिख दिया नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में आप देखिए तो प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्टा वगैरह, ये सब क्या, या फिर आप देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सारे क्या बायोटिक्स के अंतर्गत ही आएंगे। नॉन लिविंग के अंतर्गत अगर बात करें तो वाटर हमारा हो गया, सॉयल हो गया, एयर हो गया, मिनरल्स हो गया, लाइट हो गया, दीज ऑल आर अबायोटिक्स। ठीक है, इट मीन्स कि नॉन लिविंग्स रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये चीज़ आप आई थिंक समझ पाए होंगे। मैंने इसीलिए इस मतलब कुछ फिगर को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया जिससे आप इजीली समझ पाएँ। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड, इट मीन्स बी है हमारा क्या, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कुछ वैसे रिसोर्स हैं जिसको हम कंटिन्यूअस जिस स्पीड में यूज़ कर रहे हैं उस स्पीड में अगर यूज़ करते रहें तो वो ख़त्म हो जाएगा, और कुछ वैसे रिसोर्स हैं जिसको हम रिन्यू करते रहेंगे और वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि पहला हमारा है रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू कर दें और वो एग्जॉस्ट ना करे। ठीक है, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड बाई फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नॉन एज रिन्यूएबल। ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से क्या कर पाए, रिन्यू कर पाए, वो क्या कहलाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएगा। अगर नॉन रिन्यूएबल के बारे में बात करें तो दिस रिसोर्स अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग geological time, resources which does not be recycled and get exhausted with their us। मतलब हम लोगों से वो क्या हो जाए, एग्जॉस्ट कर जाए। हम लोग जिस स्पीड में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप नॉर्मली समझ लीजिए मिनरल्स आप देख लीजिए, फोसिल्स फ्यूल देख लीजिए, या फिर कोयल देख लीजिए। कोयला जो होता है, अगर आप उसको जिस स्पीड में अभी यूज़ कर रहे हैं उसी स्पीड में अगर यूज़ करते रहें तो एक समय आएगा जो जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, हमारे अर्थ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर उस बनेगा, लेकिन एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम उसको बनने में लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें रिन्यूएबल रिसोर्स में देखें तो ये रिन्यू होते रहता है, जैसे कि सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो गया। देखिए वाइल्ड लाइफ भी क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी अगर आप कहें, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी तो नॉन रिन्यूएबल है। नहीं, ये रिन्यूएबल के अंतर्गत आएगा। देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई कुछ फॉरेस्ट है, अगर हम फॉरेस्ट को क्या कर दें, डिफॉरेस्टेशन अगर कर दें, वहाँ पर पूरे पेड़ को काट दें, लेकिन क्या करें कि उसी जगह पर उसके बीज को भी हम लोग डाल दें, तो क्या होगा कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में 10 साल 15 साल में फिर वहाँ पे पेड़ वगैरह आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। जैसे कि नॉर्मली आप देख पा रहे, ऑब्जर्व करते हैं कि पेड़ बहुत धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। लोग वहाँ पर पेड़ों की कटाई करके खेती कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई करके घर बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, तो ये क्या है, धीरे धीरे वो भी डाउन हो रहा है। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम काट दिए हैं तो हम फिर से इसको ग्रो कर सकते हैं, मतलब बीज के माध्यम से फिर से हम नए प्लांट्स लगा सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या है कि अगर आप कोयले को यूज़ कर दिए तो फिर से आप उसको कोयला बना नहीं सकते हैं। अगर आप पेट्रोलियम को अगर यूज़ कर दिए हैं, पेट्रोल को यूज़ कर दिए हैं, तो आप फिर उसको उसी से पेट्रोल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप गाड़ी में तेल डाल दिए, पेट्रोल डाल दिए और घूम करके एकदम स्कूल वगैरह से घूम के आए, तो क्या वो ख़त्म हो गया फ्यूल। अगर फ्यूल वो ख़त्म हो गया तो क्या फिर से आप उसको फ्यूल में चेंज कर सकते हैं, वो जल करके धुएं के माध्यम से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो फिर से आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, उसी चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। आई थिंक ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ फिगर भी मेंशन कर दिया हूँ, दिया गया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल में सोलर हो गया, बायोमास हो गया, विंड हो गया, जियोथर्मल हो गया और हाइड्रो पावर हो गया। दीज ऑल आर रिन्यूएबल, मतलब कि इसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में क्या, ऑयल, जब अभी मैंने पेट्रोल के बारे में बात किया, कोयले के बारे में बात किया, नेचुरल गैस भी क्या है,
नॉन रिन्यूएबल है। न्यूक्लियर ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। तो दीज ऑल आर नॉन रिन्यूएबल। और इस साइड में जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, या फिर कहें कि रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब थर्ड हमारा जो सी है वो टाइप ऑफ रिसोर्स के बारे में अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पर देखें तो सबसे पहले हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स आता है। जैसे कि अगर घर है तो घर आपका है, ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स का है, तो वो क्या है, उस पर अधिकार किसका, उस पर मालिकाना अधिकार आपके पेरेंट्स का है, तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर लिखा गया है। रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल आर नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्स। मतलब किसी एक इंडिविजुअल या फिर किसी पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा ओन किया गया हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आया होगा। दिया गया इन विलेज पीपल ओन लैंड वेयर एज इन अर्बन एरिया पीपल ओन्स प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी। तो ये सब क्या हो गया, ये सब दीज ऑल आर इंडिविजुअल रिसोर्स। अब देखिए अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे किस चीज़ पे, तो देखिए मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। इसमें जैसे इसमें हम लोग देखे थे मेटल्स वगैरह अबायोटिक्स के अंतर्गत आता है। तो मेटल्स वगैरह भी तो हम लोग परचेज करते हैं ना, जैसे गोल्ड अगर हम परचेज किए तो गोल्ड अगर परचेज किए तो वो भी इंडिविजुअल रिसोर्स के अंतर्गत आ रहा है, हालांकि वो है अबायोटिक्स। तो वहाँ पर अगर बायोटिक और अबायोटिक के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाए तो वहाँ पर भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, और इंडिविजुअल या फिर ओनरशिप के बेसिस पर भी क्लासीफाई करें तो गोल्ड हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स भी आ जाएगा। वैसे नेशनल रिसोर्स भी उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ से ये निकाला जाता है वो नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली परचेज करते हैं तो हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से परचेज करते हैं और क्या परचेज करते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर में ये जो पॉइंट हमारे पास दिया गया वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल प्लांटेशन, पेस्च्योर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर एंड वेल्स। ये सब क्या है, पॉन्ड्स वगैरह क्या होता है, पॉन्ड्स हो सकता है कि कम्युनिटी भी हो। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। पॉन्ड्स अगर है तो वो जाहिर सी बात है वो एक विलेज के कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी के द्वारा भी मतलब पूरे कम्युनिटी का उस पर क्या होता है, मालिकाना अधिकार होता है, या फिर नॉर्मली कहें अधिकार होता है, ठीक है। तो हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको कम्युनिटी के अंतर्गत भी रख सकते हैं। नॉर्मली आप अगर एग्जांपल दो तो आप हाउस वगैरह का एग्जांपल बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कम्युनिटी ऑन रिसोर्स के बारे में तो रिसोर्सेज विच आर असेसेबल टू ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, जो पूरे मेंबर कम्युनिटी के पूरे मेंबर के द्वारा उस पर अधिकार हो तो हम उसको कम्युनिटी ऑन रिसोर्स कहेंगे। जैसे कि नॉर्मली अगर देखा जाए पब्लिक पार्क हो गया, ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गया, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया, प्लेग्राउंड हो गया। तो दीज ऑल आर कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, क्योंकि उस पर पूरे कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं सबका अधिकार इक्वली होता है, ठीक है। हालांकि पहले के टाइम पर ये चीज़ नहीं होता था। अगर पब्लिकली भी अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पर कास्ट सिस्टम के आधार पर उस कास्ट सिस्टम के बेसिस पर अधिकार दिया जाता था। तो वो अलग एक अलग टॉपिक है और ये अलग टॉपिक है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स, देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल रिसोर्सेज का कुछ मैं एग्जांपल दे दिया हूँ। ये घर हो गया, ये मान लेते हैं यहाँ पर आप खेती वगैरह करते हैं तो ये आपका ओन लैंड है, खुद का लैंड है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये मान लेते हैं ये आपका इंडिविजुअल है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों को हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर कम्युनिटी ऑन रिसोर्स के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर तीन एग्जाम्पल हैं। तो ये पार्क हो गया, ये हो गया, इधर ग्रेजिंग एरिया हो गया। तो दीज ऑल आर क्या, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब टाइप सी में ही ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पर ही और भी दो आपको देखने को मिलेंगे, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। तो देखिए नेशनल रिसोर्स को पहले अच्छे से समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स को देखेंगे, ठीक है।
दिया गया है नेशनल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय अ नेशन और अ कंट्री, मतलब एक अगर कंट्री के अंतर्गत पूरा जो जितने भी रिसोर्स हैं दिस ऑल आर पार्ट ऑफ नेशनल रिसोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज जैसे कि इंडिया का अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ये हो गया, ठीक है, जैसे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक देख लीजिए, ठीक है। अगर आप इस साइड से ईस्ट टू वेस्ट देखना चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आप गुजरात तक देख लीजिए, ठीक है। तो वो पूरा उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑल आर नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए ये तो देख लिए थे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लाइट विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरियाज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये ओशियन वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा इंडियन ओशियन हो गया, इधर अरेबियन ओशियन है, तो अरेबियन ओशियन वाले पार्ट में 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है, और उसके बाद वाला जो एरिया है वो इंटरनेशनल रिसोर्स में चला जाता है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। 12 नॉटिकल माइल्स इट मीन 22.2 किलोमीटर। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लेते ये अरेबियन सी है या फिर ये बे ऑफ बंगाल है या फिर इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन के आप 22.2 किलोमीटर तक अगर चले जाते हैं तो वो नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है, और उसके बाद वाले जो भी एरिया है ओशनिक एरिया जो है वो इंटरनेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। From the coastal termed as the territory, water and resource therein belongs to the nation। ये तो खैर हो गया। अगर एग्जांपल की बात करें तो रोड, कैनल्स, रेलवे, these all are natural resources। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में। तो दिया गया इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर रेगुलेट बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे यूएनओ हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, और इंटरनेशनल रिसोर्सेज को रेगुलेट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जाता है। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझना है, जैसे कि मान लेते अभी मैंने आपको बताया कि 12 नॉटिकल्स तक तो ये नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके बाद वाला जो एरिया है 200 नॉटिकल माइल तक आप अदर, जैसे यहाँ पर अब मान लेते कोई कंट्री है तो इसका भी तो कुछ अधिकार इसके एरिया में होगा ना, तो ये सब मतलब आप उसके साथ एक कोऑर्डिनेशंस बना करके आप कुछ काम अगर हो तो आप इस एरिया में कर सकते हैं। मतलब कि ये जो दिया गया है वो द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल के बाद वाला जो एरिया हो वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आएगा, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर ये कंट्री है कोई, जैसे कि ये हमारा साउदर्न पार्ट हो गया, तो 22.2 किलोमीटर या फिर 12 नॉटिकल के बाद वाला पार्ट जो है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो कब कहलाएगा, जब इसके आसपास में कोई कंट्री नहीं है। अगर वो कंट्री कोई है तो आप उसके बाद वाले पार्ट में जा सकते हैं, लेकिन वो जो रिसोर्स है वो उस कंट्री का रिसोर्स है, ठीक है। तो लेकिन अगर इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो वो हो गया 200 नॉटिकल माइल ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब क्या हो गया, ये चीज़ आप थोड़ा समझ लो। जैसे नॉर्मली आप समझो मेडिटेरियन सी के बारे में बात करें तो मेडिटेरियन सी में क्या है, वहाँ से शिप वगैरह पास करते हैं, तो वो क्या हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं, वो इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आ गया। तो उसको छोड़ करके जो एरिया होगा वो सब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो बिलोंग्स टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंसर्न्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर उसके बाद वाले एरिया पर अगर आपको कुछ भी करना हो तो आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेशनल रिसोर्सेज में ये आपको दिख रहा है
कि हमारा ये रोड हो गया, रेलवे हो गया, ये हमारा कैनल वगैरह हो गया, दिस ऑल आर नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गया। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वही 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के अंतर्गत जो आता है वो वाला पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तो हमारा हो गया टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जो कि डी मतलब फोर्थ क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में अगर बात करें तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। मतलब रीजन में वो पाया तो जाता है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मली अगर पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल मतलब किसी रीजन में उस रिसोर्सेज का पोटेंशियल तो है लेकिन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो राजस्थान गुजरात हैज इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली। राजस्थान और गुजरात की बात करें तो उसके पास इनॉर्मस पोटेंशियल है किस चीज़ को लेकर के, तो डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी को लेकर के, लेकिन हम लोग 100% उसको 100% तो खैर कोई भी रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग उतना हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना हम लोग डेवलप नहीं है कि उसको हम लोग अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। दूसरा हमारा है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब हो गया कि जो डेवलप है, जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, तो उसका यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है देख लेते हैं। रिसोर्सेज विच आर सर्व्ड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन, मतलब इसका जो द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। अगर हम 2 पॉइंट अगर यहाँ देखें तो इसमें टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है इसको यूज़ करने का, हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उसका डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर दिया गया पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो ये सोलर हो गया, विंड हो गया, तो ये दोनों हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो अभी हम लोग जस्ट बात किए हैं। ठीक है, जस्ट हम लोग यहाँ पर देखे हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंतर्गत हमारा ये दोनों आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और एक यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो डेवलप्ड रिसोर्सेज, तो इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है और हम लोग रिसोर्स को भी, जैसे इंडिया में हम भी हैं, वी लव इंडिया, ओके, तो टेक्नोलॉजी भी है और हम लोग यूटिलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर और डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तो इस तरीके से मैं ये इंडिया का थोड़ा पार्ट मैं यहाँ पर दे दिया। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और भी जो टाइप है उसको हम देखते हैं। तो स्टॉक एंड रिजर्व, स्टॉक देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया, तो मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट human beings do not have the appropriate technology to assess this are called stock। स्टॉक का मतलब क्या हो गया कि मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल, जिसके पास पोटेंशियल तो है कि वो ह्यूमन बींग्स के नीड को सेटिस्फाई कर सकें, बट ह्यूमन बींग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन ह्यूमन बींग के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको एसेस कर सकें। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ मिसाइल वगैरह में किया जाता है, रॉकेट वगैरह में किया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी टू यूज़ इट। तो आप खुद सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाता है, मतलब कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास थोड़ा बहुत है लेकिन इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको इकोनॉमिकली मतलब सही बनाया जा सके। ठीक है, दूसरा मतलब नेक्स्ट जो 4th नंबर है वो क्या है, रिजर्व्स है। रिजर्व्स में क्या है, तो रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विथ द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल known how but their use has not been started। this can be used for meeting future requirement। मतलब रिजर्व किया हुआ, रिजर्व नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वैसा रिसोर्सेज, मतलब कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग टेक्निकल
मतलब टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन उसको एक स्टॉक के रूप में रखा हुआ है कि फ्यूचर मतलब रिजर्व करके उस स्टॉक को रखा गया है कि फ्यूचर में हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए डिफरेंस तीनों में है, स्टॉक में भी मतलब जो चारों हम लोग देखें सब में डिफरेंस है, स्टॉक में भी और रिजर्व में भी। इसमें हम लोग देखें कि टेक्नोलॉजी ही उतना डेवलप नहीं है जिससे हम उसको यूटिलाइज सही तरीके से कर सकें, लेकिन रिजर्व में क्या है कि टेक्नोलॉजी तो है लेकिन हम लोग फ्यूचर यूज़ के लिए उसको बचा के रखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर्स इन डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। जैसे डैम में जो वाटर को हम लोग स्टोर करते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है, तो उसको हम लोग फर्दर यूज़ के लिए वहाँ से हम लोग मतलब फर्दर यूज़ के लिए हम लोग वाटर को क्या कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, रिजर्व कर रहे हैं। उसके बाद फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। तो यहाँ स्टॉक H2O का एग्जाम्पल, ठीक है, वाटर का एग्जाम्पल दिया गया, नो टेक्नोलॉजी टू यूज़ इट सेपरेटली एज अ रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास वाटर तो बहुत है, ठीक है, वाटर मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है अर्थ का वो वाटर से ही कवर्ड है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम हाइड्रोजन को अलग कर सकें, ऑक्सीजन को अलग कर सकें। और अगर हम इसको सेपरेट अगर कर पाएँ बहुत अच्छे तरीके से और ईजिली, तो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ कर लेंगे, और ऑक्सीजन का तो जाहिर सी बात है आपको पता ही है कि ऑक्सीजन का क्या यूज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर रिजर्व दिया गया तो डैम, यहाँ पर वाटर को रिजर्व किया गया है डैम बना करके, ठीक है, तो ये फ्यूचर यूज़ के लिए हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इस चीज़ को देखते हैं और उसके बाद एक टॉपिक और होगा और फिर इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे। दिया गया रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स indiscriminately and this has led to the फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। देखिए अंधाधुंध रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है और इस कारण से हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, डिप्लेशंस ऑफ ओजोन हो गया, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा जितना हम लोगों को यूज़ करना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मतलब नेचर को ध्यान में न रखते हुए यूज़ किया जा रहा है, तो इससे प्रॉब्लम तो क्रिएट होना ही है। क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो डिप्लेशंस ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट है एक्यूमुलेशंस ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, मतलब कुछ हाथों में पूरा का पूरा रिसोर्सेज का पावर रहना, विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, दो पार्टों में उसको बांट दिया है। कैसे, तो एक रिच हो गए और पूरे मतलब पूरे सोसाइटी को रिच और पुअर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इट हैज़ लेड टू अ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, मैंने पहले ही बात किया, ओजोन लेयर डिप्लेशंस हो गया, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो गया एंड लैंड ग्रेडेशंस। तो ये सब प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको, ये बहुत इजी टॉपिक था इसलिए मैंने जल्दी से कवर कर दिया इसको। अब इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल कहने का मतलब है सब लोगों का डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए रिसोर्सेज प्लानिंग इज असेंशियल, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है उसको एक प्लानिंग करके यूज़ करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट मीन्स, सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को डैमेज ना करते हुए अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। और उसमें एक पॉइंट ये भी हम लोग देखे थे कि डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विथ नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब कि हम अपने डेवलपमेंट में कुछ इस तरीके से मतलब हम अपना डेवलपमेंट ना करें कि फ्यूचर जनरेशन को सही तरीके का रिसोर्स या फिर सही मात्रा में रिसोर्स ना मिल पाए। मतलब हम लोग आज के समय में रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए
सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए ये रियो डी जनेरियो अर्थ समिट। अब देखिए अभी जब हम लोग बात किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात क्यों किया गया, तो जाहिर सी बात है मतलब इनडिस्क्रिमिनेट वे से अगर हम लोग मतलब इनडिस्क्रिमिनेट यूजेज ऑफ रिसोर्स, अगर हम सही तरीके से रिसोर्स का यूज़ ना करें तो जाहिर सी बात है ये जो प्रॉब्लम हुआ वो क्यों हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिमांड क्यों बढ़ा, तो कारण है कि सही तरीके से हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। अब जाहिर सी बात है एक चीज़ तो यहाँ आता है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री है और किसी एक कंट्री मतलब किसी एक कंट्री में अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो उससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड को एक साथ मिल करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए इन जून 1992, ठीक है 1992 में मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट मीट इन रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो एक सिटी है, कहाँ पर, ब्राज़ील में। ठीक है, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, वहाँ पर पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ। कब हुआ ये आपको याद रखना है, जून 1992 में। ठीक है, द समिट वाज convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level। मतलब जाहिर सी बात है ये ग्लोबल लेवल पे एक अर्थ समिट था। ठीक है, और इसमें मेनली जो फोकस किया गया वो सभी चीज़ों को मेनली यहाँ पे ये जो पूरा एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स को डायरेक्टली आप सिंपली ये बोल दें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिमांड जैसे ही बढ़े तो सारे कंट्री जितने भी वर्ल्ड में हैं मोस्टली कंट्री एक साथ बैठे और बैठ कर के इस चीज़ पर फोकस करने के बारे में डिस्कस किए कि ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अब इससे एक रिजल्ट निकला था हमारा क्या, तो एजेंडा 21 जो कि अभी हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर है एजेंडा 21। अब ये क्या है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहले मैं बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जैसे मैं ये मान करके रहता हूँ कि आप बुक लेकर के बैठे और बुक के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं टॉपिक बाय टॉपिक बुक को ही यहाँ कवर कर रहा हूँ। तो एजेंडा 21 जो था, एजेंडा 21 का क्या मतलब इम्पोर्टेंस था, तो ये डिक्लेरेशन साइंड एट रियो डी जेनेरियो का ये एक रिज़ल्ट था। 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में डिक्लेरेशन हुआ वो एक वहाँ से एक ये रिज़ल्ट निकला एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 का मतलब क्या हुआ, तो इसमें क्या था कि अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत क्या बात किया गया कि अचीव हमें करना है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बुक का लैंग्वेज मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ किया गया एजेंडा 21 में, तो कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीजेज। मतलब जो भी गरीबी है या फिर इन्वायरमेंटल डैमेज है, डिजीजेज है, इन सब को हम मतलब पूरे वर्ल्ड मिलकर के एक साथ, जैसे कि अभी नॉर्मली अगर देखा जाए तो कोविड-19 पैंडमिक जो आया तो पूरे वर्ल्ड एक साथ मिल कर के इस पर फोकस किया और सब लोग मिलजुल करके इसको ख़त्म किए। ठीक है, तो इस तरह का कोई अगर इशू आए, अब देखिए यहाँ पर ये जो दो टॉपिक मैंने बताया कि अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट और दूसरा कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीजेज, तो ये चीज़ होगा कैसे, तो इसमें लोकल एजेंडाज का बहुत बड़ा रोल रहा। जैसे ये हुआ कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब लोग शेयर करेगा मतलब इन्वायरमेंट के प्रति सब लोग रिस्पॉन्सिबल होगा, सारे कंट्री 100% रिस्पॉन्सिबल होंगे। हालांकि ये एक्चुअल या फिर कहें कि रियल लाइफ में ये होता नहीं है, लेकिन ये चीज़ वहाँ डिक्लेरेशन में मेंशन करा गया। ठीक है, दूसरा क्या इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात किया गया, तो ग्लोबल कॉपरेशंस ऑन कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, और तीसरा हमारा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टर्म यूज़ हुआ म्यूचुअल नीड्स। ठीक है, मतलब एक दूसरे के नीड्स को सब लोग मिलजुल करके सेटिस्फाई करेंगे। जैसे हमको किसी चीज़ की आवश्यकता है और आपके पास वो चीज़ है तो आप मुझे दे दें, हम आपको जो चीज़ आप
आपके रिक्वायर का है वो मैं आपको दे दूंगा। ऐसा करके मतलब मिलजुल करके लोगों को बोला गया कि आप काम करिए, इन्वायरमेंट पर भी फोकस करिए। अब ऐसा नहीं कि मिनरल सारे यूज़ करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं ये एजेंडा 21 जो है इसमें क्या मेंशन किया गया है। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि मैं पहले बता दिया। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पोवर्टी गरीबी, डिजीजेज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि ग्लोबल कॉपरेशन होना चाहिए किन किन चीज़ों पर, तो इन्वायरमेंटल डैमेज पर, पोवर्टी पर, डिजीजेज पर, मतलब वो भी डिजीजेज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन, इन सब चीज़ों पर ग्लोबली काम करके सॉर्ट आउट करना चाहिए इन सारे प्रॉब्लम को। उसके बाद क्या किया गया, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा। ठीक है, मतलब वो लोग क्या करेंगे कि खुद का एक एजेंडा रेडी करेंगे, जिसमें क्या होगा, एक एजेंडा रेडी करेंगे जिसमें मेंशन करेंगे कि इस तरीके से काम किया जाएगा और उसको वो लोग फॉलो करेंगे। तो ये एजेंडा 21 का मेन इम्पॉर्टेंट जो भी कहें वो इम्पॉर्टेंट टर्म जो यूज़ हुआ इसके अंतर्गत वो था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग। अब देखिए रिसोर्सेज प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या रहा और रिसोर्स प्लान करने का क्या ज़रूरत पड़ा, ये चीज़ हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए हमारे अगर सिर्फ इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ही क्या है, अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। जैसे कि अनइक्वल और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब क्या, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर गुजरात और राजस्थान की बात करें तो सोलर एंड विंड एनर्जी वहाँ पर बहुत अच्छे से उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब लेकिन हमारे पास अभी जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि सोलर और विंड एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस तो किया जा सकता है, लेकिन वी हैव नॉट गुड टेक्नोलॉजी, हमारे पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पानी का सोर्स ठीक ठाक है, मतलब पानी भी क्या है, एक रिसोर्स ही है, नेचुरल रिसोर्स है। तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ों मतलब अलग अलग मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, कहीं बहुत कम है तो कहीं बहुत ज़्यादा है। तो ये प्लानिंग इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब मान लेते हैं कि अगर गुजरात की बात करें या राजस्थान की बात करें, वहाँ मिनरल्स मान लेते हैं एक कुछ समय के लिए कि वहाँ मिनरल्स नहीं पाए जाते, बिल्कुल नहीं पाए जाते मान लेते हैं, और झारखंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है या प्रोड्यूस किया जा रहा है वो गुजरात तक भी ईजिली पहुँचाया जा सके। तो यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ उस चीज़ को भी मैं समझा देता हूँ। इन इंडिया there are some reason which can be considered self-sufficient in term of the availability of resources, and there are some reason which have acute shortage of some vital resources। मतलब कहीं कहीं acute shortage है, मतलब बहुत कम है कोई vital resource, और कहीं कहीं बहुत self sufficient वहाँ पर है। ठीक है, This calls for a balanced resource planning at the national, state, regional and local level। अब इससे क्या है, इसका रिजल्ट ये हुआ है कि मतलब हमें बैलेंस करना चाहिए क्या, रिसोर्स को। ठीक है, हर जगह पे एक प्लान करके नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल पे सब जगह पे उसको बैलेंस कर देना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो उसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया के बारे में। तो रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया की बात करें तो क्या है, तो सब देखिए 3 पॉइंट यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले अगर हमारे यहाँ अनइक्वल और अनइवन वे में रिसोर्सेज पाया जा रहा है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, रिसोर्स को प्लान करने के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए कि ये पता लगाएं कि कहाँ पर किस चीज़ की कमी है, किस रिसोर्स की कमी है और कौन सा रिसोर्स कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। मतलब कि हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है,
दूसरा क्या, अगर हम आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम पाया जाता है, तो उसके बाद हम लोगों को प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, टेक्नोलॉजी तैयार करना चाहिए, स्किल तैयार करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज अगर ज़्यादा है तो उसको यूटिलाइज करके दूसरे जगह पे बैलेंस करने का काम करें, ठीक है। और अगर कम है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि मतलब जैसे नॉर्मली बैलेंस करने की बात समझ लीजिए, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है। मतलब जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। देखिए पहला जो पॉइंट था वो क्या था, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। पूरे कंट्री में आइडेंटिफाई करना है क्या, तो रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स, इसके अंतर्गत मतलब क्या आइडेंटिफिकेशंस में क्या करना क्या है, तो इस चीज़ को देखते हैं। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब क्या आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पर, तो हम लोगों को ये देखना है कि किस तरीके का मतलब किस क्वालिटी का वो रिसोर्स है, कितने क्वांटिटी में पाया जाता है, इसका एक मैपिंग बहुत बढ़िया से एक सर्वे करके रेडी करना ज़रूरी है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या था, तो इन्वॉल्विंग अ प्लान स्ट्रक्चर एंडोर्ड विथ appropriate technology, skill and institution set up for implementing resources development plan। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, इससे पहले ही मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। चलिए तीसरा हम इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, वही जो हम अभी टॉपिक देख रहे थे, तो इसके अंतर्गत क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन, मतलब रिसोर्स से डेवलपमेंट कब हो सकता है, तो दे आर अकम्पनाइड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। देखिए अगर हमारे पास सही तरीके का टेक्नोलॉजी है तब तो सही से रिसोर्सेज के माध्यम से डेवलपमेंट होगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, अगर अफ्रीकन कंट्री जो है अगर उसमें देखें तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा कमी था, ठीक है। इसका वहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण वहाँ पर डेवलप बहुत सही तरीके से नहीं हो पाया है। उसके बाद क्या यहाँ दिया गया है, इंडिया हैज़ मेड concerted effort toward achieving the goal of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। मतलब ये देखिए इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया अपने तरफ से एफर्ट पूरा लगा रहा है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास भी रिसोर्सेज ठीक ठाक हैं, टेक्नोलॉजी हम लोगों को डेवलप करने की आवश्यकता है और हमारे देश के द्वारा ये एफर्ट बहुत अच्छे तरीके से लगाया जा रहा है। अब इसके बाद क्या है, तो टू ओवरकम इरिगेशन कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशंस एट अ वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। जाहिर सी बात है रिसोर्स कंजर्वेशन तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही, हर एक कंडीशन में अगर देखा जाए, अगर वाटर ही आप यूज़ कर रहे हैं तो वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो एक नेचुरल रिसोर्स है और लिमिटेड मात्रा में है, उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स कि आप कंजर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंड रिसोर्स। तो लैंड रिसोर्स क्या है, तो लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जाहिर सी बात है लैंड पर ही ये सब कुछ होता है, अगर लैंड नहीं होता तो आप कहाँ पर होते, ठीक है, आपका घर कहाँ होता। ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करता है लैंड पे ही मेनली, ठीक है। पानी में भी कुछ समय के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए तो पानी में नहीं रह सकते हैं ना। फॉरेस्ट वगैरह हो गया, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हालांकि ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट भी है लेकिन लैंड पे ज़्यादा है, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए लैंड रिसोर्सेज का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इंडिया हैज़ एंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स
रिलीफ फीचर्स में क्या क्या आ जाएंगे, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, आइलैंड। तो इंडिया में वैरायटी ऑफ क्या है, रिलीफ फीचर्स हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे तो एकदम सैंड मतलब डिजर्टेड एरिया, एकदम प्लेन रीजन है, या फिर कहीं देखेंगे तो सिर्फ प्लेट्यू है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, हर एक तरह का रिलीफ फीचर्स है, माउंटेन भी है, प्लेट्यू भी है, प्लेन्स भी है, आइलैंड भी है, सब तरह का है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक ग्राफ है, पाई चार्ट है, ठीक है, जिसमें ये शो किया गया है कलर के माध्यम से। जैसे ये जो है वो प्लेट्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पार्ट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, माउंटेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो माउंटेन्स हमारे इंडिया में अगर हम पूरे लैंड को 100% मान ले तो 30% लैंड का 30% क्या है, माउंटेन है, 43% प्लेन्स है, और 27% क्या है, प्लेटू है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, लैंड यूटिलाइजेशन। तो देखिए लैंड यूटिलाइजेशंस, आई थिंक आपके पास बुक होगा, मैं बार बार बुक को प्रेफर कर रहा हूँ कि आप बुक अपने सामने रख कर के बैठे हो। ओके, तो लैंड यूटिलाइजेशंस के बारे में बात करें तो देखिए अगर बुक में आप देखें तो वहाँ दिया गया है लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। मतलब यहाँ जो मैं लिखा हूँ उससे डिटेल बुक में दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये देखने से बढ़िया आप बुक पर फोकस करो। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। लैंड रिसोर्सेज का किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले तो फॉरेस्ट, लैंड पर ही फॉरेस्ट होते हैं और फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, सेकंड हमारा वैसा लैंड होता है जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ में नहीं लाया जाता है, मतलब कि बैरन या फिर वेस्ट लैंड। ठीक है, तो मतलब बैरन मतलब कि जहाँ पर खेती नहीं किया जा सकता, अनफर्टाइल एरियाज, तो वो जाहिर सी बात है कल्टीवेशन के लिए तो यूज़ उसको नहीं कर सकते। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशंस में हमारा पहला जो है वो बैरन एंड वेस्ट लैंड है। दूसरा क्या है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर एरियाज। ठीक है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। ठीक है, वहाँ पर क्या यूजेज है। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ दिया गया लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर होना चाहिए, और ऊपर में भी देखिए लिखा हुआ है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में या फिर कल्टीवेशन में नहीं यूज़ करने वाला लैंड, तो जाहिर सी बात है अगर आप लैंड की बात करें तो लैंड पे ही आपका घर है, तो वो जाहिर सी बात है आपके घर वाले जिस लैंड पर बने हुए वहाँ पर तो आप कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर नहीं कर रहे। जहाँ पर रोड बना हुआ है, जहाँ पर रेलवे लाइन है, जहाँ एयरपोर्ट है, तो इन सब जगहों पे एग्रीकल्चर वाला वर्क तो हो नहीं रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है सॉरी, तो ये वाला सेकेंड पार्ट में लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशंस के अंतर्गत आएगा। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलोज लैंड। ठीक है, मतलब ये हमारा जो हो गया थर्ड पॉइंट हो गया। बुक में अगर आप देखें तो दिया गया है ये जो फैलो लैंड्स मतलब खाली लैंड होता है। ठीक है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड एक्सक्लूडिंग मतलब फैलो खाली जगहों को छोड़ करके जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड हो उसके बारे में। तो उसमें क्या दिया गया है, अगर आप बुक में देखें तो दिया गया परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। तो देखिए ग्रेजिंग जो लैंड है, जो एनिमल ग्रेज करते हैं, वो लैंड किसके अंतर्गत, फैलो। वो खाली जगह तो नहीं है, खाली है बट उसको यूटिलाइज तो कर रहे हैं ना, और यूटिलाइज कर रहे हैं लेकिन वो अनकल्टिवेटेड है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। ओके, और सेकंड उसी में दिया गया है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोन। देखिए अब मान लेते हैं फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एक तो अलग हम लोग देख लिए फर्स्ट में ही, लेकिन ये अदर अनकल्टिवेटेड, तो कुछ वैसे लैंड हैं जहाँ पर थोड़े बहुत पेड़ हैं, 2 4 10 पेड़ हैं, तो वो फैलो लैंड के अंतर्गत भी नहीं आएंगे, खाली भी हम उसको नहीं कह सकते, और अनकल्टिवेटेड वो है, वहाँ पर हम एग्रीकल्चर वगैरह तो कर नहीं रहे हैं, तो उस टाइप के लैंड ये अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तीसरा इसी में दिया गया है, थर्ड क्या दिया गया है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स। मतलब ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड किसको कहेंगे,
ये वैसा लैंड होगा जो अनकल्टिवेटेड हो मोर देन 5 एग्रीकल्चर्स ईयर के लिए, ठीक है, तो वो थर्ड पार्ट में आ जाएगा। तीसरा हमारा कवर हो गया। चौथा अगर देखें तो फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स में मतलब जाहिर सी बात है, मैंने बोल दिया फैलो लैंड्स का मतलब खाली जगह, ठीक है, खाली जो ज़मीन होगा उसको। अब इसमें देखिए तो इसमें अगर बुक में आप फोकस करें तो ए और बी करके दो पॉइंट्स दिया गया पहला में कि करेंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर, मतलब एक या फिर एक एग्रीकल्चर। जैसे कि होता क्या है कि आप कंटिन्यूअस अगर एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं किसी लैंड पे, तो उसको हम लोग 1 आध साल के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी फर्टिलिटी होता है उसका ख़त्म हो जाता है, तो 1 आध साल के लिए छोड़ देते हैं। तो उस टाइप का जो लैंड आएगा वो फैलो लैंड्स के अंतर्गत आ जाएगा, और वो फर्स्ट हमारा जो बुक में आप देख पा रहे हैं वो दिया गया है, ठीक है। सेकेंड दिया अदर देन करेंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है, तो ये दोनों हमारा फैलो लैंड्स के अंतर्गत आया। और फिफ्थ हमारा नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब कि एग्रीकल्चरल एरिया, ठीक है, एरिया सोन मोर देन वंस इन, मतलब कम से कम एक बार एग्रीकल्चर वहाँ पर कुछ ना कुछ बोया जा रहा है ऐसा करके, तो एग्रीकल्चर एरिया को हम लोग नेट सोन एरियाज के अंतर्गत काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न क्या है, तो देखिए लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, तो द यूजेज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड, मतलब यूज जो है लैंड का वो दो फैक्टर के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है। पहला हमारा हो गया फिजिकल फैक्टर और दूसरा हो गया ह्यूमन फैक्टर। पहला जो है वो सच एज टोपोग्राफी मतलब नॉर्मली इसको हम कह सकते हैं प्लेन एरिया, ठीक है। तो फिजिकल फैक्टर अगर प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया, या फिर देखिए टोपोग्राफी के अंतर्गत हम क्या 2-3 चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, जैसे उस एरिया का कैसा मतलब स्ट्रक्चर है, प्लेन है, माउंटेन है, प्लेटू है, तो इस बेसिस पर भी हम उसके यूजेज को समझ सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं उत्तराखंड में हम चले जाएं या फिर माउंटेन एरियाज़ में कहीं कि चले जाएं, तो वहाँ पर आप जा कर के राइस का एग्रीकल्चर मतलब राइस वगैरह चावल वगैरह आप चावल की खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्लेन एरियाज चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टोपोग्राफी का मतलब हो गया। क्लाइमेट के बेसिस पर भी ये डिपेंड करता है कि उस एरिया को किस चीज़ में किस तरीके से यूज़ करना है, और वहाँ के सॉइल टाइप पर भी ये डिपेंड करता है कि हम उस लैंड को किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, क्या रोप रहे हैं, कौन सा क्रॉप्स वहाँ पर सही रहेगा। तो अभी हम टाइप ऑफ सॉइल अगर देखेंगे तो उस चीज़ में और हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। दूसरा हमारा हो गया ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखिए एक एग्जांपल आप समझने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ सिटी को ले लेते हैं, जैसे पुणे की बात करें, अगर हम बात करें मुंबई की, तो वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेशन है, ठीक है, पोल्यूशन नहीं पॉपुलेशन, ओके। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पर आप जा कर के एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि यूजेज ऑफ लैंड या फिर लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया को अफेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा हो गया टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो ये कल्चर एंड ट्रेडिशन भी अफेक्ट करता है कि हम किस एरिया को किस चीज़ में या फिर कौन से लैंड को किस यूज़ में लाएंगे, ठीक है। चलिए आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा इधर हो गया वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड मतलब कि कोई यूज में नहीं आने वाला, ठीक है। तो वेस्ट लैंड इज द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, मतलब जो अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में लाया जा रहा हो, ठीक है। वेस्ट लैंड का मतलब आपको लग रहा है कि ये वेस्ट मतलब कि नॉर्मली अगर बात कहें तो जिसका कोई यूजेज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक वैसा लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में यूज किया जाए, विच इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डिजर्ट एरियाज, ठीक है। इसके बाद रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री, ये सब क्या है, नॉन एग्रीकल्चर यूजेज वाला लैंड है, तो ये वेस्टलैंड के अंतर्गत आएगा। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व
एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्ट इन द लैंड डिग्रेडेशन। अच्छा, अब जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा यूजेज है अगर लैंड का, तो उसको हम सही तरीके से देख रेख भी करेंगे ना। तो यहाँ ये चीज़ कहा जा रहा है कि लॉन्ग पीरियड तक बिना कोई अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व के आधार पर या फिर बिना कोई मैनेजमेंट के अगर हम कंटिन्यूअसली उसको यूज़ करें लैंड को, तो उससे क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, वो लैंड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ आपको समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेस्ट को, जो कि 1960 से 61 के बीच का, और ये 2014 से 15 के बीच में है। तो उस टाइम पे 18.11 जो अभी हम लोग क्या पढ़ें, क्लासिफिकेशंस देखें या फिर लैंड पैटर्न देखें, यूज उसका क्या क्या है, तो वो अभी हम लोग देखें कि फैलो एरियाज़ क्या होगा, फॉरेस्ट में यूज़ होता है, तो ये सब देखिए, ये अभी आप जस्ट देखें तो जाहिर सी बात है ये, ठीक है। तो ये पार्ट आप देखें, तो अभी इसको कैसे कैसे कितने परसेंट में पूरे लैंड को क्लासिफाई किया है वो यहाँ पर है, ठीक है। और ये कलर वाइज रिप्रेजेंट भी कर दिया गया है। ये आपका फॉरेस्ट वाला हो गया, तो ये 60 से 61 1960 से 1961 के बीच में 18.11% था, और अभी के समय में 23.3%, मतलब कि फॉरेस्ट अब और ज़्यादा है। अब इसका कारण बहुत सारा हो सकता है कि लोग सोशल अवेयरनेस फैला रहे हैं, अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो इससे अफेक्ट तो जाहिर सी बात है पड़ेगा। अब बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड पहले 18.11 थे और अब 5.5 हैं। तो ये आप खुद से समझ सकते हैं, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर, एरिया परमानेंट। अब जाहिर सी बात है यहाँ देखिए, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज पहले 4.95% था, अब जो है वो 8.7% है। तो आपका ये, आप ये कमेंट करके बताएंगे कि ये दोनों में डिफरेंस अब के समय में और पहले के समय में डिफरेंस क्यों आया, ठीक है। जैसे कि अगर ये फॉरेस्ट की बात करें, तो मैं बोल दिया है कि सोशल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि फॉरेस्ट के एरिया में इंक्रीज होने का, ठीक है। तो वैसे इसका क्या होगा ये आप कमेंट करके बताएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि अभी लैंड डिग्रेडेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर लैंड डिग्रेड कर रहा है तो उसको हम लोग कंजर्व कैसे करें, उसको हम लोग सही तरीके से यूटिलाइज कैसे करें, या फिर लैंड डिग्रेड हो गया तो उसको अब सही से मतलब सही उसको कैसे करें, इम्प्रूवमेंट पहले से जो अभी हो चुका है उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। तो यहाँ पर पहले लैंड डिग्रेडेशंस के बारे में क्या लिखा गया है वो देखते हैं। देखिए दिया गया ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए लोगों का यूजेज बढ़ रहा है, लोगों को लकड़ी की आवश्यकता है, लोगों को एग्रीकल्चर करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए क्या एरिया अब कम होता जा रहा है, क्योंकि जो लैंड है वो एक फिक्स्ड एसेट है। लैंड को आप ऐसा नहीं कि बढ़ा सकते हैं, ये फिक्स्ड है, जितना इसका एरिया है वो एकदम फिक्स्ड है, तो आप बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पेड़ों की कटाई करके डिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, और वहाँ पर अपना जो भी यूज़ है वहाँ पर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा ओवर ग्रेजिंग डिग्रेडेशन का कैसे कारण बनता है। देखिए अब इसका कारण भी समझ लीजिए, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो पेड़ जो है, पेड़ का जो रूट होता है वो सॉइल को होल्ड करके रखता है। अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो सॉइल क्या हो रहा है, लूज़ हो रहा है, तो सॉइल इरोजन होगा। अगर बारिश हुआ तो सारा सॉइल क्या होगा, वो पानी में मिक्स होकर के बहता हुआ चला जाएगा। ओवर ग्रेजिंग में भी यही होता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई एनिमल है वो ग्रेजिंग अगर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिकल वगैरह का यूज़ करेंगे, वो आराम से पहले काट के और तब फिर खाएंगे, ऐसा तो नहीं है। वो डायरेक्ट मुँह लगाएंगे और नोचेंगे तो वहाँ का जो अपर लेयर सॉइल का होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो अफेक्ट अगर करेगा तो जाहिर सी बात है ओवर ग्रेजिंग क्या होगा, अपर मोस्ट सॉइल को अफेक्ट करेगा, और अपर मोस्ट सॉइल ही ज़्यादा क्या होता है, फर्टाइल होता है, ठीक है।
माइनिंग, अगर माइनिंग की बात करें जो कि हमारा ये थर्ड पॉइंट है, तो माइनिंग में क्या होता है, आप देखिए माइनिंग के प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि अंदर से बहुत सारे मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कि अंदर से बहुत सारे पत्थर को निकाला जा रहा है या फिर गड्ढा करके वहाँ की मिट्टी को बाहर रखा जा रहा है। तो अब मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला जो था वो फर्टाइल एरिया था, अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माइनिंग करें, तो माइनिंग करें तो यहाँ से जो भी चीज़ आप निकालेंगे वो इधर आप रख देंगे, और अगर इधर रखेंगे तो ये वाला जो अपर मोस्ट लेयर था वो तो अब कवर हो गया, और अपर मोस्ट लेयर अगर कवर हो गया तो अब ये आपके लिए यूजफुल भी नहीं रहा। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग हो गया, हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू लैंड डिग्रेडेशन, मतलब इन सब कारणों से लैंड डिग्रेडेशन होता है। माइनिंग साइट लीव डीप स्केयर्स एंड ट्रेस, वही चीज़ मैंने कहा कि अगर माइनिंग होगा तो वहाँ पर बाहर में, अब देखिए बाहर में और ये भी हो सकता है, अब ये मान लेते हैं हम यहाँ गड्ढा किए माइनिंग के लिए, तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर वगैरह को हम निकाल करके यहाँ रख देंगे, क्योंकि अंदर में क्या होगा, अगर सॉइल के लेयर को देखेंगे तो अंदर में पत्थर वगैरह होते हैं, तो अगर इसको रख देंगे तो पत्थर पर तो खेती किया नहीं जा सकता, तो वो तो अफेक्ट करेगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। देखिए ये चीज़ अब दिया गया है ओवर बर्डनिंग द लैंड, वो क्या करेगा, आप बाहर निकाल करके रख रहे हैं तो वो ओवर बर्डन बनेगा। इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अब इससे देखिए वाटर भी अफेक्ट हो रहा है, लैंड भी अफेक्ट हो रहा है, तो आप ये चीज़ कमेंट करेंगे कि वाटर किस तरीके से, माइनिंग, मेनली माइनिंग के बारे में आप बताएंगे कि माइनिंग के माध्यम से वाटर कैसे पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। अब देखिए, अब ये माइनिंग तो हो गया, अब यहाँ दिया गया सम ऑफ द वे थ्रू विच वी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब देखिए, तो अगर डिफॉरेस्टेशन के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसके जगह पे अगर हम अफॉरेस्टेशन करें तो ये चीज़ ओवरकम किया जा सकता है। अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, अब ओवर ग्रेजिंग अगर हो रहा है तो उसको प्रॉपर मैनेज करें तो ये ओवरकम हो जाएगा। ठीक है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ये चीज़ आई थिंक बहुत ईजी सा टॉपिक है, ये चीज़ आप खुद से भी समझ सकते हैं। देखिए लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, वही हम लोग देख रहे थे अभी कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोर्नी बुशेस, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है और ये वाटर को भी बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है। ठीक है, प्रॉपर डिस्चार्ज, अगर देखिए कोई भी फैक्ट्री वगैरह है तो वो डिस्चार्ज क्या करता है, प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, मतलब सही तरीके से उसको रिसाइकल नहीं करता और ऐसे ही वो पानी को भी छोड़ दिया नदी में, तो उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो ये सब बहुत नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, आप ये खुद से कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो पहले ये चीज़ देख लेते हैं, या फिर आप 1 मिनट ये पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, सोयल, सबसे पहले तो सोयल और लैंड में डिफरेंस, क्योंकि अभी तक हम लोग लैंड के बारे में पढ़ रहे थे और लैंड को सोयल के साथ रिलेट करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, अगर लैंड डिग्रेडेशंस के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बार बार ओवर ग्रेजिंग के कारण सोयल को अफेक्ट हम बता रहे थे, डिफॉरेस्टेशंस के कारण भी सोयल को अफेक्ट बता रहे थे। ठीक है, तो सोयल और लैंड अगर ये दोनों के बारे में अगर देखें तो लैंड के अंतर्गत सोयल आता है, जैसे कि ये पूरा लैंड हो गया, जैसे ये पूरा लैंड है। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, टॉप सॉइल हो गया या फिर अपर सॉइल लेयर कहें। उसके बाद उसके नीचे वाले को क्या कहेंगे, सब सॉइल या फिर वेदर्ड रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले। उसके नीचे अगर आ जाएंगे तो सबस्ट्रेटम, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, और उसके नीचे अगर आ जाएंगे तो अनवेदर्ड पैडेड, मतलब यहाँ पर नॉर्मली पत्थर सिर्फ रहता है। ठीक है, अनवेदर्ड का मतलब हो जाता है ब्रेक, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब क्या होता है,
पत्थरों का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना, जैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है वेदरिंग ऑफ रॉक के माध्यम से, ठीक है। तो ये लैंड और सॉइल के बीच का कनेक्शन आई थिंक आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर मेंशन है उस चीज़ को समझ लेते हैं। सॉइल एज अ रिसोर्स, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है क्या कि सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉइल तो एग्रीकल्चर के लिए हो गया, ठीक है। तो अगर एग्रीकल्चर अगर हम परफॉर्म ना कर पाएँ तो जाहिर सी बात है हम एग्जिस्ट भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, एग्जिस्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ओके। इसके बाद क्या दिया गया है, इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट। तो जाहिर सी बात है ये एक मीडियम है, अगर ये नहीं रहता तो प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाता। सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, और जाहिर सी बात है अगर प्लांट ग्रोथ हो रहा है तभी ये मतलब इस पर प्लांट ग्रो हो रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पर ये पहले कहा जा रहा है कि मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, फ्यू सेंटीमीटर सॉइल के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, और ये फॉर्मेशन किस कंडीशन में होता है, मतलब कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को। तो चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो पेरेंट रॉक और बेड रॉक, climate, vegetation and other form of life and time are important factor in the formation of, वही जो ऊपर में अभी ये वाला जो हम लोग पढ़े उसी चीज़ को ये शॉर्ट में दे दिया है, ठीक है, उसी चीज़ को ये शॉर्ट में दे दिया है। देखिए बेड रॉक अगर मान लेते हैं, पेरेंट रॉक अगर पत्थर है, या फिर आप मान लेते हैं माउंटेन, तो माउंटेन से अगर मान लेते हैं कोई रिवर ऑरिजिनेट हो रहा है, जैसे कि आप गंगोत्री की ही बात करें, तो वहाँ से क्या होता है कि पानी का फ्लो से पत्थर एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ता है, और पत्थर के टकराने से अगर धीरे धीरे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते जाते हैं, ठीक है, डिवाइड होते जाते हैं। और छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर डिवाइड हो रहे तो पहले सैंड का फॉर्मेशन होगा, फिर सैंड से क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे करके सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और इस पूरे समय अंतराल में उस चीज़ पर क्लाइमेट का भी अफेक्ट पड़ता है, वेजिटेशंस का भी, और अदर फॉर्म ऑफ लाइफ का भी उस पर अफेक्ट पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन अ सॉइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। और लास्ट पॉइंट हमारा, सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के मटेरियल पाए जाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फर्टाइल और इनफर्टाइल होने का रीज़न क्या है, वही प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल इन सॉइल, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये चीज़ तो आप समझ पाए सॉइल प्रोफाइल के बारे में। अब यहाँ से हम लोग मेन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। लैंड का भी क्लासिफिकेशन देख लिए, अब हम लोग बात करेंगे सॉइल का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, थिकनेस के बेसिस पर, टेक्सचर के बेसिस पर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप एज मेंशन बिलो। अलग अलग टाइप में उसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अलूवियल सॉइल, ठीक है। तो ये क्या है, द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ अलूवियल सॉइल, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात किया जा रहा है। तो जो हमारा ऐसे ये नेपाल के नीचे वाला पार्ट रहा, ठीक है, ऐसे करके समझ लीजिए ये नॉर्मली, ठीक है, जो भी है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन के अंतर्गत, नॉर्दर्न, और ये हालांकि ईस्टर्न और नॉर्दर्न दोनों, मतलब नॉर्थ ईस्ट हम कह सकते हैं। तो ये पूरे रीजन में क्या है, इंटायर नॉर्दर्न प्लेन वैसे कह रहा है,
ठीक है। हालांकि कुछ जगहों पे जैसे उत्तराखंड हो गया, ये सब जगहों पे थोड़ा एल्यूवियल सॉइल कम पाया जाता है, क्योंकि कारण आप समझ लीजिए थोड़ा। यहाँ पर दिया गया है क्या, द एल्यूवियल सॉइल इज डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर। कौन कौन सा, इंडस। तो इंडस आप देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, लेह, पहले लेह लद्दाख जो है उससे होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए आगे बढ़ता है। दूसरा आप अगर बात कर रहे हैं गंगा के बारे में, तो गंगा तो आप नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन सब जगहों से फ्लो करके निकल रहा है। तो ये सब वाला जो एरिया हो गया, इन सब स्टेट्स का जो एरिया हो गया, उन सब जगहों पे कौन सा सॉइल पाया जाएगा, अलुवियल सॉइल पाया जाएगा। या फिर ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात करें तो ये जो साइड में, ईस्टर्न साइड में जो 7th सिस्टर है, वहाँ से वो फ्लो होते हुए इंडिया में एंटर करती हैं, ठीक है, इंटर करता है। तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर से भी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर्स के आसपास का जो भी एरिया है, वहाँ पर भी क्या पाया जाता है, अलुवियल सॉइल पाया जाता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, दिया गया है इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में भी पाया जाता है, गुजरात जो कि वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे भी, जैसे ईस्टर्न कोस्टल में क्या आ गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वगैरह, ठीक है, जो यहाँ से ऐसे करके ये जो रीजन आता है नीचे की ओर, ऐसे, सॉरी ये वाला आप हटा देंगे ये, ठीक है। तो ये ऐसे करके जो रीजन आ रहा है, तो वेस्ट बंगाल इधर हो गया, फिर नीचे उड़ीसा हो गया। तो ये सब जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, वहाँ पर भी ये पाया जाता है, ठीक है। द डेल्टा ऑफ महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर, ये सब मतलब यहाँ दिया गया है क्या, कि गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पार्टिकुलरली इन, कहाँ कहाँ पर, तो डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जगहों पर भी ये अलुवियल सॉइल पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मतलब कि अलुवियल सॉइल में क्या क्या पाया जाता है, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया और क्ले, तीनों एक वेरियस प्रोपोर्शन में पाया जाता है, ठीक है। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर टू बी बिगर इन साइज। जैसे जैसे आप रिवर वैली की के साइड बढ़िएगा, तो जो सॉइल पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। वेयर एज इन अपर साइड ऑफ द रिवर वैली द सॉइल्स आर कोर्सेस, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अलुवियल सॉइल के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलुवियल सॉइल को भी क्लासीफाई कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन एज के बेसिस पे अलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज, दो पार्ट में बांटा गया, एक तो ओल्ड अलुवियल जिसको बंगर कहें, और दूसरा जो हो गया न्यू अलुवियल, खादर, ठीक है। तो ये दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। तो द बंगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोडुल्स दैन द खादर, ठीक है। मतलब कि हायर कंसंट्रेशन, खादर के कंपेयर में हायर कंसंट्रेशन क्या पाया जाता है, तो कंकर नोडुल्स पाया जाता है, ठीक है। अब न्यू अलुवियल जिसको हम लोग खादर कहें, इट हैज़ अ मोर फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके होते हैं, एंड इज़ मोर फर्टाइल दैन बंगर, और बंगर से ये ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट अगर आपको इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने को बोला जाए तो 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। यहाँ का जो फाइन पार्टिकल्स यहाँ होगा, और इन कंपेयर टू खादर, बंगर में क्या होगा, ये थोड़े बड़े बड़े साइज़ के होंगे, ठीक है। दूसरा क्या, ये मोर फर्टाइल होगा, ये लेस फर्टाइल होगा, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया अलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल। अलुवियल सॉइल जाहिर सी बात है ये सबसे फर्टाइल यही होता है। दिस सॉइल कंटेन एन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। इसमें क्या, प्रचुर मात्रा में क्या क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है और लाइम पाया जाता है, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ, जो कि बेस्ट होता है किस चीज़ के ग्रोथ के लिए, तो शुगर कैन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस ग्रोथ्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये बेस्ट होता है, ठीक है। आई थिंक अलुवियल सॉइल आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हम लोग देखेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में, ओके।
तो देखिए अगर ब्लैक सॉइल के बारे में देखें तो यहाँ दिया गया दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो ये तो नेम से भी पता चल रहा है कि अगर ब्लैक कलर है इट मीन्स ब्लैक सॉइल। एंड इज ऑल्सो नोन एज रेगुड सॉइल, इसको रेगुड सॉइल भी कहा जाता है, या फिर कहें कि कॉटन सॉइल भी इसी को कहा जाता है, ठीक है, कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो रेगुर क्यों कहते हैं और कॉटन क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन अलोन विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है तो इस चीज़ को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लैक कॉटन सॉइल। देखिए यहाँ ये जो सॉइल है वो बेस्ट होता है कॉटन के ग्रोइंग के लिए, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो एक तो हमारा क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो गया, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टाइपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन स्प्रीड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। देखिए होता क्या है डेक्कन प्लेटू में लावा फ्लो के कारण, ठीक है, ये जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। तो रेगुर कहने का मतलब यही होता है, रेगुर का मतलब होता है फ्लो, ये एक लैटिन वर्ड है, और फ्लो मतलब ये लावा के फ्लो के कारण जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगुर सॉइल कहते हैं। आई थिंक ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका जो किस रीजन में ये है उस चीज़ के बारे में, जैसे अगर देखें द सॉइल कवर्ड द प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अलोन विद द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली। तो इसको हम लोग अभी जस्ट मैप के माध्यम से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो दिया गया है क्या, द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल एंड वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो कैपेसिटी मतलब वाटर होल्ड करने का कैपेसिटी अधिक होता है इन कंपैरिजन टू एलुवियल सॉइल। अभी तक हम लोग एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़े तो उससे अगर कंपेयर करें तो इसका कैपेसिटी ठीक ठाक होता है। इसको नॉर्मली जो गूथा हुआ जो आटा होता है उससे भी इसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो ब्लैक सॉइल देखिए कुछ इस तरह का होता है, आपको ये देखने में लग रहा होगा ब्लैक इन कलर, ठीक है, थोड़ा ब्राउनिश टाइप का, और ब्लैक में मतलब ब्लैक और ब्राउनिश का मिक्सचर एक तरह से होता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज न्यूट्रिएंट रिच एंड कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लिम। तो इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। द सॉइल इज स्टिकी, अभी जो मैं आटा के बारे में बोल रहा था वही, स्टिकी एंड वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क और अनलेस टिल्टेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट। देखिए इसमें वर्क करना, एग्रीकल्चर वर्क करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए क्या होता है कि द फर्स्ट सोवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून, इसका जो मतलब क्या कह सकते हैं इसको, टिल्टेड मतलब नॉर्मली जो प्लॉगिंग वगैरह जो होता है ना उसको, जैसे या फिर कहें कि जो मतलब भीग जाने के बाद जो काम नहीं किया जा सकता उसको पहले ही इसमें कर लिया जाता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर था। अब हम लोग रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं मैप। ये देखिए यहाँ पर हम लोग अभी अलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल दो चीज़ के बारे में पढ़े हैं। तो अगर देखिए ये वाला जो रीजन है ये अलुवियल सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सब अलुवियल सॉइल है, ये जो इस कलर से जो रिप्रेजेंट हो रहा है। दूसरा अगर हम देखें ब्लैक सॉइल, तो डेक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, ठीक है। और अभी हम लोग रेड एंड येलो सॉइल के बारे में, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड एंड येलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप जूम कर लें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, या फिर चलिए मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। बहुत लोगों के फ़ोन में जूम वाला फैसिलिटी नहीं होता है। तो ये रेड एंड येलो आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और जो हम लोग देख रहे थे उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो
चलिए ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हम लोगों को टॉपिक देखना था वो हम लोग कवर करते हैं, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, तो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हम लोग देख रहे हैं और इसमें अब रेड एंड येलो सॉइल। तो यहाँ पर दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलिन इग्नीशियस रॉक। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इग्नीशियस रॉक क्या होता है। देखिए यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल को रिप्रेजेंट भी किया गया है। तो इग्नीशियस रॉक जो लावा वगैरह, जो लावा और मैग्मा निकलता है तो ठंडा होने के बाद जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उस रॉक को हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, इग्नीशियस रॉक। तीन तरह का रॉक होता है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, दो और है, और ये तीसरा इग्नीशियस रॉक। तो इग्नीशियस रॉक क्या होता है ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये डेवलप होता है क्रिस्टलिन इग्नीशियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन। ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन में जहाँ पर कम रेनफॉल होता है वहाँ पर ये चीज़ इस टाइप के सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दिस सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलिन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। क्रिस्टलिन और मेटामॉर्फिक रॉक में आयरन के डिफ्यूजन के कारण रेडिश कलर में होता है। ठीक है, इट लुक येलो, और येलो कब होता है तो व्हेन इट अकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब मॉइस्चर वगैरह के कांटेक्ट में आने के बाद ये येलो कलर में शो करने लगता है। इट्स लुक्स येलो व्हेन इट अकर्ड इन हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड फॉर्म में जब जाता है तो ये येलो कलर शो करता है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये देख लेते हैं। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन एंड अलोन द प्रेडोमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो ये चीज़ अभी हम लोग जस्ट देखे थे ग्राफ में कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। नॉर्मली आप देखिए एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो आप नॉर्मली टोटल लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप टोटल लिख दे तो बेस्ट है, अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा मतलब देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक तो मैप वाला भी आ सकता है, आपको मैप में दे देगा कि शो दैट, मतलब शो करना है कि रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पाया जाता है। मैप आपके पास रहेगा, आपको सॉइल को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि एल्यूवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पाया जाता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है लेटेराइट सॉइल। अब देखिए तो लेटेराइट सॉइल, अब इसके नाम से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है लेटेराइट किसको हम कहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कुछ इस तरह का ये होता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है तो ये जहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है उस एरिया में पाया जाता है। लेकिन बारिश के साथ साथ ही जहाँ पे गर्म मतलब गर्म ड्राई एरिया हो, वाटर वेपर मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में, उस टाइप के जगह पे क्या होता है ये ज़्यादा पाया जाता है। होता क्या है तो मान लेते हैं कि अगर ये वाला सरफेस हमारा एक सॉइल का एक सरफेस है, अब बारिश अगर ज़्यादा हो रहा है, बारिश ज़्यादा, या फिर पहले हम लोग देख लेते तो धूप अगर ज़्यादा है, तो धूप अगर ज़्यादा है तो यहाँ का जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्या होगा, लूज हो जाएगा। सॉइल, अगर आप रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन देखें तो एक सन भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है सॉइल के फॉर्मेशन में। क्या होता है, सन क्या करता है, पत्थर को तोड़ देता है हीट से। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, लूज हो जाएगा, लूज होगा, और बारिश अगर होगा तो ये फ्लो करके बाहर से निकल जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा, स्लोपी अगर एरिया है तो। अब यहाँ पर जो रॉक, मतलब रॉक नहीं कहेंगे उसको सॉइल कहेंगे। अब जो रेस्ट ऑफ द सॉइल बचा उसी को लेटेराइट सॉइल कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। लिखा क्या गया है यहाँ पर ये देख लेते हैं। द लेटेराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। लीचिंग मतलब लूज हो जाना, तो ये लूज करके फ्लो कर जाना, उस कारण से हेवी रेन के कारण अगर फ्लो करके वहाँ से हट गया तो जो नीचे वाला पार्ट बचा, तो इस कारण से ये लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये एसिडिक होता है, इसका पीएच स्केल क्या होता है, <6 होता है इन नेचर एंड जनरली डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड मोस्टली इन, अब कहाँ कहाँ पाया जाता है तो फिर से हम लोग मैप जब देखेंगे तो वहाँ पर ये लेटेराइट सॉइल का भी देख लेंगे, क्योंकि तीन ऊपर वाला जो रेड एंड येलो हो गया, उसके बाद ब्लैक और अलुवियल, ये तीनों का देख लिए थे। लेटेराइट का हम लोग अभी जस्ट मैप देखेंगे तो वहां पर इसको देख लेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर नेम क्या दिया है, साउदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सॉयल सपोर्ट डिसिड्यूअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट ह्यूमस पुअर। वहाँ पर ह्यूमस बहुत कम होता है, फर्टाइल बहुत कम होता है, लेकिन डिसिड्यूअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पर पाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टी और कॉफ़ी के लिए कौन सा सॉइल बेस्ट होता है, तो लेटेराइट सॉइल बेस्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अरिड सॉइल। ठीक है, तो ये क्या है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। कैसा कलर होता है, तो ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, रेड एंड ब्राउन इन कलर होता है। दिस सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर। अब देखिए ये कहाँ पर पाया जाता है, ये थोड़ा हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर बहुत कम, अभी हम लोग जो देखे थे उसमें क्या था कि जहाँ पर ड्राई, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हो और बारिश, हेवी रेनफॉल हो रहा हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट तो होगा लेकिन रेनफॉल एकदम कम हो, उस एरिया में एरिड सॉइल पाया जाता है। और अगर रेनफॉल भी कम हो और हीट और ड्राई क्लाइमेट हो तो जाहिर सी बात है सैंडी टाइप का वहाँ पर सॉइल हो जाएगा। सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। ठीक है, इन सम एरियाज द साल्ट कंटेन इज वेरी हाई। मतलब कुछ एरिया में साल्ट कंटेन इज वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। हालांकि इसका कोई वैसा रिलेशन नहीं है, ये बस बुक में आपका पॉइंट्स था तो मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, एरिड सॉइल लाइक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। जाहिर सी बात है ड्राई क्लाइमेट वहाँ पर होना चाहिए, बारिश होता नहीं है तो जाहिर सी बात है मॉइस्चर होगा और ह्यूमस, लैक ऑफ ह्यूमस वहाँ पर होगा ही। अब देखिए क्या नेक्स्ट पॉइंट है, द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर। Because of the increasing calcium content downward, the conker layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration। देखिए जो बॉटम पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, लोअर हॉरिजन है। जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग लेयर ऑफ सॉइल देखे थे, ये ऊपर का लेयर हो गया, सब लेयर हो गया, ऐसे कर करके हम लोग देखे थे। तो ऊपर वाले को अगर छोड़ दे तो नीचे वाला जो पार्ट है उसमें कंकर टाइप का पाया जाता है। ठीक है, वो उसमें क्या होता है, तो इंक्रीज कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। ठीक है, और कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। वो क्या करता है, रोकता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो वैसे हो जाएगा ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल में हम लोगों को क्या देखना है, द सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया। तो हिली एंड माउंटेनियस एरिया में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द सॉइल टेक्सचर इज लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप। इसका मतलब ये हो गया जैसे इसका टेक्सचर अलग अलग होता है। अगर आप एकदम माउंटेन एरिया में जाएंगे तो वहाँ का टेक्सचर आप छुएंगे तो वो एकदम रुखड़ा होगा, नीचे धीरे धीरे आएंगे तो वो स्लोपी टाइप का होगा, ऐसा करके। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन द सोन कवर्ड एरियाज ऑफ, ये कहाँ, मतलब सोन एरियाज ऑफ हिमालय दीज सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन। डेनुडेशन क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग लैंड के बारे में पढ़े थे कि डिग्रेडेशंस ऑफ लैंड, तो डेनुडेशंस भी उससे रिलेटेड है। ठीक है, डेनुडेशन मतलब सॉइल जैसे हम लोग नॉर्मली बहुत रफली यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़राब होता चला जा रहा है। ठीक है, तो डेनुडेशंस के बारे में अभी हम लोग जस्ट उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस। ह्यूमस भी बहुत कम, एसिडिक होगा, डेनुडेशंस भी होगा। कंटेन द सॉइल इज फर्टाइल ऑन द रिवर टेरेस एंड एलुवियल फैंस। मतलब अब देखिए ये अगर माउंटेन एरिया में है तो बारिश हो रहा है तो वो सारा जो ऊपर का लेयर होगा उसको सारा नीचे लेकर के आ जाएगा। तो रिवर टेरेस वगैरह में जो होगा वो बहुत ही फर्टाइल होगा, लेकिन वहाँ से जो भी ह्यूमस वाला या फिर अपर मोस्ट लेयर था सॉइल का उसको अगर नीचे लेकर के आ गया तो रेस्ट जो बचा उसमें क्या होगा, लो ह्यूमस होगा, एसिडिक हो जाएगा, डेनुडेशंस अब लेकर आ रहा है तो डेनुडेशंस ही होगा ना। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर 2-3 और जो बचे हुए तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। एरिड वाला क्या है, एरिड ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर बहुत कम, ये राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट हो गया। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट में बारिश भी कम और हॉट क्लाइमेट तो होता ही है, तो यहाँ पर ये एरिड पाया गया। लेटेराइट, लेटेराइट कहाँ पे हो जाएगा, तो लेटेराइट आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कलर से आप पहचानने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर बारिश भी ठीक ठाक होता है और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट भी होता है। ब्लैक सॉइल के बारे में देख लिए थे और बाकी तो हम लोग देख चुके हैं। फॉरेस्ट एंड माउंटेन, तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन में ये वाला फॉरेस्ट एंड माउंटेन वाले साइड में ये पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। सॉइल इरोजन जो भी आप पढ़े थे ना लैंड डिग्रेडेशंस में, वही सारा पॉइंट यहाँ पर भी आएगा, कारण रीज़न सारा, क्योंकि लैंड में जब आप पढ़ रहे हैं तो सॉइल को ही रिलेट कर रहे थे। अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा था तो डिफॉरेस्टेशन मतलब जो पेड़ का जड़ होता है, रूट होता है, वो सॉइल को होल्ड करके रखता है, तो सॉइल लूज होता है। अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो लूज होता है, तो जाहिर सी बात है लैंड डिग्रेडेशंस तो हो ही रहा था, ये डेनुडेशंस सॉइल का भी यहाँ हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग में भी सॉइल लूज हो रहा है, कंस्ट्रक्शंस एंड माइनिंग एक्सेट्रा, ये चीज़ सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। ऑल्सो देयर आर सम नेचुरल फोर्स लाइक जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा बहता है तब भी ये होता है। ग्लेशियर एंड वाटर के कारण भी, अब फ्लो ऑफ वाटर होगा तो वहाँ पर भी क्या होगा, सॉइल एरोजन होगा, ठीक है, विच लेड टू सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग के कारण भी ये कारण एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आप खुद से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और आई थिंक आप ये समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पर दिया गया डिफरेंट वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, क्या क्या कारण हो सकता है सॉइल कंजर्वेशन का। अब देखिए जो आप डिफॉरेस्टेशन हुआ तो डिफॉरेस्टेशन की जगह अगर अफॉरेस्टेशन करें तो रूट के द्वारा होल्ड किया जाएगा सॉइल को, तो यहाँ पर सॉइल डेनुडेशंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर अभी यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग देखे थे, क्या क्या देखे थे, तो ओवर ग्रेजिंग के बारे में ही बात करें तो ओवर ग्रेजिंग अगर ना हो, उसको हम वेल मैनर में अगर करें तो ये चीज़ नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन और एंड माइनिंग ये सब भी अगर सही से रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप खुद से कर सकते हैं। ये टॉपिक क्या है, प्लॉगिंग अलोन द कंट्रोल लाइंस डिसलेरेट द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, ये हो गया। टेरेस कल्टीवेशन हो गया, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया और शेल्टर बेल्ट्स हो गया। आई थिंक ये चीज़ आप खुद से कर सकते हैं और ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से इसको ख़त्म कर दिया जाए, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे और आपको अगर मैथ, साइंस और एसएसटी इन 3 सब्जेक्ट से आपको रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही चैनल पे जाइएगा तो अबाउट सेक्शन होता है, तो अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और ये जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में। दूसरा टेलीग्राम का नेम भी, जो टेलीग्राम है उसका नेम भी मेक द लाइफ ब्राइट से ही है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ओके। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।